जय हिंद प्यारे साथियों, मैं आपका मैथ का न्यू फैकल्टी अभिषेक पांडे नाम है मेरा, और मैं आपको मैथ पढ़ाऊँगा 11th और 12th क्लास की। अगर आप पीसीएम से हो, वही फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से हो, तो मैथमेटिक्स में आपका देखूँगा। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहला चैप्टर 11th का, जो कि है सेट, और आप हिंदी में उसे जानते होंगे समुच्चय। तो इंग्लिश में सेट हो गया, हिंदी में हो गया समुच्चय। अब हम समुच्चय के बारे में थोड़ा बहुत पहले डिस्कस कर लेते हैं कि समुच्चय होता क्या है। तो आपने जैसे 11th या 12th की डेफिनेशन देखी होगी कि किसी भी अगर कोई वस्तु है वेल डिफाइंड है, यानी कोई भी वस्तु है, उसके सुव्यवस्थित संगठन को हम कहते हैं समुच्चय। यानी सुव्यवस्थित संगठन को हम क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। तो अब वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। तो ये हो गया, मतलब आपका परिभाषा हो गई। अब परिभाषा ना समझ में आई हो तो मैं उदाहरण देके समझाता हूँ आपको। तो समुच्चय हम उन वस्तुओं के सेट को कहते हैं, यानी संगठन को कहते हैं, तो टाइम के हिसाब से और समय के हिसाब से, टाइम के हिसाब से और किसी भी चीज़ों के हिसाब से बदलती नहीं है। जैसे कह दिया गया, अगर पूरा चार्ट तैयार कर दिया हमने जनवरी से लेकर दिसंबर तक महीने का, तो ये जो पूरा इसमें महीने जितने आते हैं वो सब के सब क्या कहलाते हैं? सेट कहलाते हैं। एक एग्जाम्पल, जैसे कि इसमें पूरा हो गया तो जनवरी ना बदलने वाली है। आप पिछले भी पढ़ते आए होंगे तो सबसे पहले जनवरी आती है। अपन जो अंग्रेजों का सत्र चलता है उसमें सबसे पहले जनवरी आती है, फिर फरवरी, फिर मार्च, फिर अप्रैल, फिर मई, जून, जुलाई, अगस्त, ऐसे दिसंबर तक चलता है। और ये कभी भी चेंज नहीं होता है कि समय बदल गया तो इसमें परिवर्तन हो गया या आगे पीछे कर दिया गया। तो बस अगर इसी क्रम को कोई चीज़ फॉलो करती है तो उसे हम कहते हैं सेट। तो वही हो गया डेफिनेशन, क्योंकि भाई हर जगह जो है वो परिभाषा रटाई जाती है कि वस्तुओं के सुव्यवस्थित संगठन को हम समुच्चय कहते हैं। तो उसे समझना भी जरूरी है, परिभाषा रटने से कुछ नहीं होगा। तो आपको समझ में आया होगा, मैं यही आशा करता हूँ। अब हम आगे समझने वाले हैं कि समुच्चय आखिर कैसे होता है, दिखता कैसा है, और हर हाल खबर जान लेंगे। उसके बाद हम सवाल लगाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमने हेडिंग डाल दी सेट और समुच्चय। तो सबसे पहले हम बात कर दें तो हम इसका जो नोटेशन करते हैं, इसको प्रदर्शित करने का जो तरीका होता है, अब मैं लिख दे रहा हूँ। अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि मैं इंग्लिश उतना कंफर्टेबल नहीं है हमारे लिए, तो नोटेशन में हिंदी भी लिखता चलूँगा। तो इसका जो प्रदर्शन होता है, यानी इसको प्रदर्शित किस चीज़ से करते हैं, तो हमेशा कैपिटल लेटर से। यानी जो सेट होगा, कोई सेट ए बनेगा, कोई सेट बी बनेगा, कोई सेट सी बनेगा, तो जो उनका प्रदर्शन होता है वो हम हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। आपने देखा होगा, अगर आप पढ़े हो तो ये देखा होगा कि एक सेट इतना बराबर है कर्ली ब्रैकेट में दिया रहता है, बी बराबर इतना दिया रहता है कर्ली ब्रैकेट में, तो ये हमेशा कैपिटल लेटर में होगा। सबसे पहली बात ये हो गई। उसके बाद अब सेट लिखा कैसे जाएगा, तो ऐसे लिखा जाता है हमेशा कि मान लो कैपिटल ए आपका एक सेट हो गया, तो इसके अंतर्गत अगर कोई एलिमेंट आता है तो उसे हमेशा कर्ली ब्रैकेट में रखा जाएगा। आप कोई और ब्रैकेट यहाँ पे नहीं लगा सकते हो। जो बड़ा ब्रैकेट आता है, मझला ब्रैकेट आ जाता है, तो मझला ब्रैकेट वैसे ऐसे कहते हैं, और इंग्लिश में कर्ली ब्रैकेट के नाम से जाना जाता है ये। तो हमेशा कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम इसको, कोई भी आपका सेट रख रहे हो तो हम चलो ABCD लेट कर लेते हैं कुछ देर के लिए, मान लेते हैं ABCD है, डॉट 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 आगे तक है, आगे तक है, इनफाइनाइट तक आप बढ़ा सकते हो इसे, या इसमें 4 आप एलिमेंट रख सकते हो, तब तो आप इसमें रख सकते हो। अब एलिमेंट है तो इसकी हिंदी नहीं होगी कोई, वो चाहे हिंदी में यूज़ करो चाहे अंग्रेजी में यूज़ करो, हम एलिमेंट ही बोलते हैं, आपने भी सुना होगा। उसके बाद इसे हटा देते हैं हम यहाँ पे, चलो लगा दिया कि इसमें जो है आपका वो 4 हो गए। अब एलिमेंट बोला किसे जाता है, तो यही जो 4 इसमें रखे गए हैं इन्हीं को क्या बोला जाता है? एलिमेंट। तो अगर बोला जाएगा कि जो सेट है, सेट ए में जो एलिमेंट की संख्या कितनी है, तो वो कितनी कह दी जाएगी? वो 4 कह दी जाएगी। तो ये यहाँ पे हो गया सेट, यानी सेट का जो प्रदर्शन है हमेशा कैपिटल लेटर में होगा। इसे कर्ली ब्रैकेट में हमेशा रखा जाएगा। ओपन नहीं रख सकते आप कि ABCD लिख दिया और ऐसे ओपन छोड़ दिया, तो उसे कभी भी मत करना, क्योंकि वो गलत मान लिया जाएगा। आयोग के द्वारा ऐसा नहीं दिया गया है, क्योंकि वो रखा गया पहले से ही, तो हमें पढ़ना भी उसी तरीके में चाहिए। हमेशा कर्ली ब्रैकेट के अंदर आपका वो रखा जाएगा। तो ये यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब ये हो गया, सेट का जो है एक तरीके से व्याख्या हो गई, सेट क्या होता है, इसे पहचानेंगे कैसे। तो आपको समझ में आ गया, परिभाषा समझ में आई होगी, हर चीज़ समझ में आई होगी। तो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया कि जो समुच्चय है ये क्या होता है, काम कैसे करता है, तो सारा का सारा कुछ हमने डिस्कस कर लिया। अब मैं एक बात अगर यहाँ पे चाहूँ तो परिभाषा लिख देता हूँ आप सभी के लिए, कि जैसे कि होता नहीं कि एक तरीके से वो याद कर दे, दिमाग में याद आ जाता है कि परिभाषा याद रहती है, तो जो
टिक वगैरह रहती है वो याद आ जाती है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि सेट क्या होता है। तो सेट होता है तो किसी भी वस्तु के सुव्यवस्थित संगठन को क्या कहते हैं? सुव्यवस्थित आप समझ गए होंगे, वही चीज़ जो टाइम और किसी भी चीज़ों के हिसाब से बदले ना, वो ऐसी की वैसी ही रहे। तो किसी भी वस्तु के सुव्यवस्थित संगठन को समुच्चय कहते हैं। और अगर कोई इंग्लिश मीडियम का अगर कोई कैंडिडेट है यहाँ पे तो समुच्चय कहते हैं यहाँ पे। तो उसके लिए मैं अभी इंग्लिश वाली जो डेफिनेशन वहाँ पे लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे जगह वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। कोई ऑब्जेक्ट आ गया यहाँ पे, a well defined collection of objects is called sets। अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे टाइप क्या होते हैं, प्रकार इसके कितने कितने हैं, तो सारा का सारा हम डिस्कस करेंगे। पहले यहाँ तक आपको आप डन कर देना, कमेंट बॉक्स में बता देना यदि आपको अगर समझ में कोई बात ना आई हो तो बता देना। तो यहाँ तक आपको समझ में आया? अब यहाँ पे आपने ये देख लिया होगा, अब इसे मिटा देते हैं कुछ देर के लिए क्योंकि आगे हमें समझना है। तो हम आगे समझेंगे कि अगर समुच्चय अभी तक आपने समझा, डेफिनेशन पढ़ ली, कैसा नोटेशन इसका, कैसे प्रदर्शित किया जाता है इसे, वो सब हमने यहाँ पे देखा। चलिए अब आगे हम डिस्कस करने वाले हैं कि जैसे आपका कोई मान लो हमने सेट ले लिया, एक कोई भी सेट ले लिया, आप कोई भी ले सकते हो, ये फ्री हो आप इसको लेने के लिए, मानने के लिए कि कोई भी सेट आप ले सकते हो। यहाँ पे हम ABCD वगैरह गिनती वगैरह इसको रखने की बजाय हम कुछ भी रख सकते हैं, जो जनवरी फरवरी हमने बताया वो भी यहाँ पे आप रख सकते हो, लेकिन वेल डिफाइंड होना चाहिए, वो समुच्चय होना चाहिए, ये आप इस बात का ख्याल रखना। तो चलो हम रख लेते हैं कि A, B और C, ये मान लिया हमने एक समुच्चय है और इसमें जो एलिमेंट हैं वो कुल 3 एलिमेंट हैं। एलिमेंट मतलब वही जो इसके अंदर हैं, मौजूद हैं, वो 3 हैं कुल। यहाँ पे एलिमेंट 3 हो गए। अब हमने कह दिया, एक होता है नोटेशन कि इसमें बिलोंग्स टू का होता है, और बिलोंग्स टू का साइन कुछ इस तरीके से होता है, और एक होता है बिलोंग्स, वो यहाँ पे नॉट बिलोंग्स का होता है, यानी थोड़ा सा टेढ़ा सा ई बना देना है तो उसको बिलोंग्स कहेंगे हम, और एक जो है वो ई बना के उसको कट कर देना है तो नॉट बिलोंग्स हो जाएगा, डज नॉट बिलोंग्स हो जाएगा। अब बिलोंग्स का मतलब क्या होता है, तो ये भी आप अगर आपने 11 में पढ़ा होगा समुच्चय या पढ़ रहे होंगे तो बिलोंग्स आपने सुना होगा। हिंदी यूज नहीं यूज़ की जाती है, जब इसका मतलब होता है संबंध होना। तो कहने का मतलब अगर पूछा जाएगा ए का संबंध है, संबंध किससे पूछा जाएगा? ए से पूछा जाएगा समुच्चय। तो ये हो गया बिलोंग्स टू का, यहाँ पे लगा देंगे डज नॉट बिलोंग्स का। यहाँ तक हो गया आपका ये। अब उसके बाद हम अब कैसे पहचानेंगे, कैसे इसको हमें देखना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जो पहली एक्सरसाइज है, पहली प्रश्नावली है, इसमें से सवाल उसमें दिए हैं, तो जब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा तो प्रश्नावली हल नहीं कर पाओगे, तो उसको ध्यान से समझना। तो यहाँ पे अगर हम बात करें बिलोंग्स की, तो जो इसके अंदर एलिमेंट होते हैं वो इनकी मतलब इनको प्रेफर करता है, इनके बारे में बात करता है, जो ई बना हुआ है। तो अगर हम ई लगाएंगे यहाँ पे, हमने चलो ई लगा दिया और ए की बात कर रहे हैं, तो कहा जा रहा है कि ए बिलोंग्स टू ए, आपका कैपिटल ए समुच्चय है, सेट है पूरा का पूरा जो है इसमें। तो कह रहा है कि ए क्या ए से बिलोंग करता है, जो स्मॉल ए है जो, वो क्या कैपिटल ए जो समुच्चय है उससे संबंध रखता है किसी भी तरीके से। तो आपको बताना है हाँ रखता है, क्योंकि जो सेट है उसमें का ही तो एलिमेंट है, यानी इसके बराबर इतना दिया हुआ है, तो ए आपका पूरा पूरा सेट हो गया। सेट के अंतर्गत 3 एलिमेंट हैं, समुच्चय के अंतर्गत 3 एलिमेंट हैं, और ए जो है वो उसी का पार्ट है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि ए का संबंध जो है वो सेट ए से है, यहाँ पे लिख देंगे ए बिलोंग्स टू ए। तो इसका मतलब ये होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं लगभग, और ऐसा घुमा दिया जाता है, बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं। अभी उसका बताऊंगा कि जो घुमाने वाले क्वेश्चंस होते हैं वो भी कैसे पूछे जाते हैं, तो उसको भी बताऊंगा मैं। तो यहाँ पे ए बिलोंग्स टू ए हो गया, कहने का मतलब ए का संबंध सेट ए से है। तो यहाँ पे ये 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, ऑप्शनल में आ सकता है, बहुविकल्पी में पूछा जा सकता है।
या तिलक उत्तरीय प्रश्न में आपका ये पूछा जा सकता है कि इसमें बता दो कौन सा संबंधित है और कौन सा नहीं है। आपका सब कुछ क्राइटेरिया चेंज हो गया है, क्योंकि ऑप्शनल भी पूछे जाते हैं 10-20 नंबर के। यहाँ पे ए बिलोंग्स टू ए हो गया। अगर बी की बात करें तो बी भी आपका क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू ए हो जाएगा, क्योंकि वो भी सेट समुच्चय ए का ही एलिमेंट है। और अगर बात करें यहाँ पे सी की, तो सी भी आपका एलिमेंट हो जाएगा सेट ए का, क्योंकि वो भी उसी से संबंधित है भाई। क्योंकि मतलब जो सेट है उसी में तो ये तीनों एलिमेंट शामिल हैं, तो उसी का पार्ट हो गया। तो कहने का मतलब यहाँ पे तीनों जो हैं वो एलिमेंट हैं, किसके हैं, सेट ए के, यानी तीनों बिलोंग्स करते हैं सेट ए से। अब जो कंफ्यूजन यहाँ पे क्रिएट की जाती है, मान लो तीसरा आपको समुच्चय ऐसा दिया जाएगा कि मान लो एक समुच्चय ए दिया हुआ है। अब यहाँ पे ए के बजाय वो ए बी सी डी का कोई भी लेटर ले सकते हो। हम ये नहीं कि ए ही लेना है, आपको कोई भी ले सकते हो। यहाँ पे कोई भी सेट आप मान सकते हो, ए बी सी हो, चाहे जेड हो, वाई हो, कुछ भी मान सकते हो। अब यहाँ पे एलिमेंट भी कुछ भी हो सकते हैं, 1 2 3 हो गया, और 4 5 6, और ए बी सी डी के अलावा कुछ भी और लेट कर सकते। जनवरी फरवरी मार्च हमने मान लिया तो भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। यहाँ पे जनवरी फरवरी लिखते हैं फिर हम, तो ये हो गया एलिमेंट। अब ये क्वेश्चन ऐसा भी बनता है कि दिया तो जाएगा आपको सेट, आपको सेट ए दे दिया जाएगा, उसमें कुछ एलिमेंट रख दिए जाएंगे, वो 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। अब दे दिया जाएगा, उसके बाद यहाँ पे पूछ लिया जाएगा क्या डी जो है वो एलिमेंट है ए का। अब यहाँ पे भाई सबसे बड़ी कन्फ्यूजन जब बच्चों के अंदर ये कोई क्वेश्चन देखेंगे तो क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि ये तो बताया नहीं हमें, इसमें है भी नहीं ये, तो हम इसमें लगाएंगे क्या। तो इसमें वाला यही साइन आता है, ये वाला। आप ये मत सोचना कि इसमें है भी नहीं तो हम लगाएं क्यों, क्या लगाएं इसमें। तो इसके लिए आप लगा सकते हो सीधा सीधा कि डी जो है वो सेट ए का एलिमेंट नहीं है, क्योंकि डी जो है इसके अंदर भी नहीं है, तो एलिमेंट कहाँ से हो जाएगा। यहाँ तक आपको बात क्लियर हुई, यहाँ तक आपको बात क्लियर हुई। अब आपने देखा, अभी हमने उसे इरेज कर दिया है, तो पिछला वाला आपको समझ में आओगा। तो आगे हम बढ़ते हैं, जस्ट कि कन्फ्यूजन जो है वो कहाँ पे क्रिएट की जाती है बच्चों के साथ, तो उसको हम यहाँ पे बताने वाले हैं। अब ध्यान से देखना इसे। हमने चलो दूसरा सेट ले लिया है कि कोई दूसरा समुच्चय ले लिया, हमने बी एक समुच्चय मान लिया, और उसके बराबर में हमने रख दिया कि बी आपका जो समुच्चय है वो कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। यहाँ पे दे दिया गया हमने, चलो एक हमने नंबर ले लिया इस बार। तब की बार था वो ABCD वाले थे, अल्फ़ाबेट थे, हमने इस बार नंबर ले लिया, न्यूमेरिक वैल्यू ले लिया यहाँ पे। तो 1 मान लिया हमने, 2 मान लिया, यहाँ पे हमने 3 4 को इस प्रकार से बंद कर दिया, और फिर से कर्ली ब्रैकेट लगा दिया। अब कर्ली ब्रैकेट और मझला ब्रैकेट वो नहीं पूछा जाएगा आपका कि ये कर्ली ब्रैकेट क्या है, मझला ब्रैकेट है, वो आप जिस टाइप में आप कंफर्टेबल हो उसमें बोल सकते हो। तो ये आपका हो गया। अब आपको दिखाई तो उसी तरीके से पढ़ रहा होगा क्वेश्चन जो भी पीछे हमने किया कि सेट ए दिया हुआ था, उसमें 3 एलिमेंट ए बी और सी दिए हुए थे। अब तीनों के तीनों सेट ए के एलिमेंट हुआ, मतलब उसमें होते थे। अब इसमें बात की जाए तो बी हमने दूसरा सेट ले लिया। यहाँ पे हमने कर्ली ब्रैकेट के अंदर एक एलिमेंट 1 ले लिया, एक 2 ले लिया, एक 3 और 4 को एक ब्रैकेट में करके फिर हमने कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, बंद कर दिया। अब अगर पूछा जाए इसमें कितने एलिमेंट हैं, तो सबसे पहली कन्फ्यूजन यही पे होगी। तो आप बता सकते हो इसमें कितने एलिमेंट हैं। तो यहाँ पे देखो सबसे बड़ी बात होगी, बच्चों के अंदर जो कन्फ्यूजन आएगी वो गिन के बता देंगे कि एक एलिमेंट ये, दूसरा एलिमेंट ये, तीसरा एलिमेंट ये, चौथा एलिमेंट ये। यहाँ पे वो लिख देंगे साफ साफ कि एलिमेंट यहाँ पे कितने हो जाएंगे, तो 4 लिखेंगे, जो कि यहाँ पे सरासर गलत होता है। क्योंकि अगर 4 एलिमेंट होते तो ये मझला ब्रैकेट ना लगाना पड़ता हमें, उसको अलग अलग करके लिखा जाता। यहाँ पे नहीं लिखा जाएगा वो, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये पूरा कुल मिला करके एक ही माना जाएगा। वो ये एक ही एलिमेंट है, ये ब्रैकेट के अंदर समझा इसमें रख दिया गया है, तो एक ही माना जाएगा वो। यहाँ पे 4 ना लिख करके हम क्या लिखेंगे, आपका 3 ही एलिमेंट इसमें है। ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये पूरा का पूरा यहाँ पे अलग हो गया, ये तीसरा एलिमेंट अलग हो गया यहाँ पे। अब आगे हम बात करते हैं, तो ये आपको समझ में आया होगा। अब आगे पूछा जाएगा, अगर बिलोंग्स टू का यहाँ पे हम रीजन लगा दें कि कौन सा बिलोंग करता है, कौन सा नहीं करता है, तो आप बता पाओगे। अगर चलो हमने बात कर ली 1 की, 1 क्या बिलोंग करता है बी से, ये आपको बताना है। और क्या 2 बिलोंग करता है बी से, ये आपको बता देना है। अगर बात करें 3 जो है वो बिलोंग करता है बी से, ये भी आपको बताना है। और अगर बात करें 4 जो है वो क्या बिलोंग करता है बी से, ये भी बता देना है। और अगर बात करें 3, 4, अगर इसको हमने ब्रैकेट के अंदर ही बंद कर लिया, तो क्या ये बिलोंग करता है बी से। अब बी आपका यहाँ पे सारा का सारा वही सेट है जो ऊपर लिखा हुआ है। तो मैं आपको बता दूं, जो कन्फ्यूजन होती है यहाँ पे सब में आप पे सही लगा दोगे कि सब सही है, सब सही है, लेकिन सब सही नहीं है, उसमें गलत भी हैं कुछ। तो अगर बात करें एक बात और बताऊं यहाँ पे कि सेट से ये एलिमेंट उसको दिखाता है जिससे वो संबंधित होता है। अब संबंध मतलब, कहने का मतलब
ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर है और सिर्फ अकेला मौजूद है। इसके बाद जो कोमा, हर में कोमा लगा रहेगा, आप देखोगे कहीं भी कोमा के बगैर नहीं लिखा जाएगा एलिमेंट। तो कोमा लगने के बाद वो डिवाइड हो जाता है, जैसे कोमा लगेगा जैसे पार्ट डिवाइड हो जाएगा। और अगर कर्ली ब्रैकेट एक लगा हुआ है, एक हमने डिजिट लिख दी, एक एलिमेंट लिख दिया, कोमा लगा दिया, दूसरा लिख दिया, फिर तीसरा कोमा लगा के तीसरा लिख दिया, तो बांट जाता है। तो ये एलिमेंट मतलब बिलोंग्स टू उसी को रिप्रेजेंट करेगा, उसी को दिखाएगा जिसके अंदर अकेला अकेला होगा। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, मतलब एक कर्ली ब्रैकेट तो अलग से लगा हुआ है पहले से ही, फिर इसमें से अलग एक कर्ली ब्रैकेट लगा दिया गया है। कहने का मतलब इन दोनों को एक ही माना गया है। मतलब अगर क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो उस दोनों एलिमेंट को एक ही माना गया है, वो अलग अलग नहीं मान रखा है। तो ये कन्फ्यूजन यहाँ पे बच्चों के अंदर बहुत बड़ी क्रिएट होती है और पूछी भी जाती है। जो पिछला क्वेश्चन बताया वो बहुत पहले का था, पहले मतलब कि जब पहले बोर्ड होता, पहले 11th का पेपर होता था तो उस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते थे क्योंकि वो ईजी पढ़ते थे। अब थोड़ा सा स्टैंडर्ड आगे हो गया है तो हमें उसके लेवल की यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। तो बात करें यहाँ पे एक जो है वो एलिमेंट क्या बी सेट का है? अगर बात की जाए एक जो है वो समुच्चय बी का एलिमेंट है तो है, ये आपका हो जाएगा सही, ये है। अगर बात की जाए दो की, दो क्या समुच्चय बी का एलिमेंट है? तो दो भी है। अब यहाँ पे बात करूँगा तीन, ये तीसरा वाला, कि क्या तीन जो है वो समुच्चय बी का एलिमेंट है? तो नहीं है, क्योंकि ये हमने इसमें पहले से ही अंदर मौजूद था एक बॉक्स के अंदर, फिर इसको निकाल लिया गया है तो यहाँ पे लिखा गया है। तो ये आपका गलत हो जाएगा, ये एलिमेंट नहीं होगा। यहाँ पे लगा देना नॉट एलिमेंट, नॉट बिलोंग्स टू सेट बी। यहाँ पे लिखेंगे तीन जो है वो नॉट बिलोंग्स टू समुच्चय बी, यानी समुच्चय बी से वो बिलोंग नहीं करता है। वैसे यहाँ पे चार की बात की जाएगी तो चार भी वैसे तरीके से यहाँ पे नहीं होगा, कोई भी संबंध नहीं रखेगा, यहाँ पे लगा दिया जाएगा चार जो है वो डज नॉट बिलोंग्स टू सेट बी। अब यहाँ पे ये कंफर्म हो गया आपको, यानी ये दोनों थे वो गलत थे, और बाकी अगर इसकी बात की जाए तो ये कंफर्म है, ये है भाई, यहाँ पे ये है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि हमेशा जब इनको निकाल के पूछा जाएगा ना तो हमेशा जैसे निकलेंगे ये जो एलिमेंट हैं वो सेट के बाहर जैसे निकलेंगे, वो अकेले जैसे निकलेंगे, उनके बगल बगल अलग से ही एक कर्ली ब्रैकेट लगा दिया जाएगा। जो मैंने पिछली बार भी गलती की, अभी पिछला जो मैंने बताया उसमें नहीं लगाया था, तो यहीं पे आप देख लो। तो यहाँ पे भी आपका क्या लगा दिया जाएगा, कर्ली ब्रैकेट लगा देना है आपको, नहीं वो भी गलत माना जाएगा। अभी तक मैं गलत ही लिख रहा था, यहाँ पे क्या माना जाएगा वो, अब ये तो है नहीं तो इसके आगे लगाओ चाहे ना लगाओ, ये तो गलत हो गया वैसे। लेकिन अगर आपको निकाल के लिखना है एक बिलोंग करता है सेट बी से तो कर्ली ब्रैकेट के साथ निकाल के लिखना है। अगर ऐसे लिख दिया आपने तो वो भी गलत है, वो भी गलत ही है, ये भी गलत आपका माना जाएगा। हमेशा सही ये वाला नोटेशन होता है, इस तरीके से आप प्रदर्शित करते हो अगर सवालों को तो इस तरीके से वो सही माना जाता है, अन्यथा वो गलत हो जाएगा। अब ये हो गया प्रदर्शन। अब हम बात करेंगे मतलब कौन कौन से होते हैं वेल डिफाइंड जो होते हैं, मतलब सुव्यवस्थित संगठन होते हैं। कुछ उदाहरण है एग्जाम्पल के तौर पे, तो उनको ऐसे ही समझ लो कि जैसे अगर बात की जाए कोई लेखक हो गया, कालिदास हो गए, सूरदास हो गए और मुंशी प्रेमचंद हो गए, इनके द्वारा जो लिखी गई इनके जो उपन्यास हैं इन्होंने लिख के गए हैं, जो आप हिंदी में पढ़ते होगे। अगर क्लास 11th 12th है आपका तो आप हिंदी में इनके उपन्यास पढ़ते होगे, जीवन परिचय पढ़ते होगे, तो उसमें नीचे इनका लिखा मिलता होगा। तो क्या जितने उपन्यास ये लिखे हैं वो एक सुव्यवस्थित क्रम है कि नहीं है? अगर बात की जाए जो कालिदास लिख गए हैं, सूरदास लिख गए हैं, तो पूरा का पूरा जो है वो समुच्चय बनता है कि नहीं बनता है? बनता है, क्योंकि वो समय के हिसाब से नहीं बदलेगा। दोबारा सूरदास नहीं आएंगे लिखने से, वो जैसा का जितना है उतना लिखा का लिखा रहेगा। और अगर ऐसी बात करें हम कि भारत के सबसे अच्छे क्रिकेटर के बारे में बात करें, अगर हम भारत के सबसे अच्छे क्रिकेटर हैं, क्या उनका समुच्चय बनाना चाहेंगे तो बनेंगे, एक सुव्यवस्थित संगठन बनेंगे? तो नहीं बनेंगे, क्योंकि अच्छा का बात जहाँ आती है तो आपके नज़रिए में अच्छा हो, या आप अपने नज़रिए से देखते हो कि विराट कोहली मेरे नज़रिए से अच्छे हैं, तो किसी और के नज़रिए से भाई धोनी अच्छे होंगे या कोई अदर क्रिकेटर हैं वो अच्छे होंगे। तो ये आपका नोट डिफाइन हो जाएगा। और बात करें ऐसे ही आपका जो आपकी क्लास में बच्चों की संख्या कि लड़के कितने हैं टोटल, अगर बात की जाए जो लड़के हैं आपकी क्लास में तो उनका क्या सुव्यवस्थित संगठन बन सकता है? तो कैसे बन सकता है? अगर सुव्यवस्थित लड़कों का हम संगठन बना दें तो बनेगा, हाँ बनेगा एक तरीके से। अच्छे की जब बात की जाएगी, एक बात ये ट्रिक समझ लो एक तरीके से, तो कहीं भी अच्छा लग गया और समुच्चय पूछ रहा है, कोई भी चीज़ अच्छी हो, कोई भी चीज़ अच्छी हो तो हमेशा वो रॉन्ग ही होगी, क्योंकि किसी भी चीज़ के लिए जो है वो अच्छाई कभी भी, हर चीज़ में अच्छाई है तो बुराई भी आ जाएगी जस्ट। तो ये आपके कुछ एग्जाम्पल थे, तो एग्जाम्पल के तौर पे भी आप समझ लिए होंगे। अब ये हो गया जो
पूछा भी जाता है, ऐसे ग्राफ में आपको दे दिया जाएगा कि मतलब आपके पूरे देश में जो अभी तक प्रधानमंत्री रह चुके हैं उनका अगर समुच्चय बनाना चाहें तो कैसे बन जाएगा। तो तरह तरह के सारे एग्जाम्पल आपको ऐसे समझ लेना है कि जो समय के हिसाब से बदले ना, वही एक वेल डिफाइंड सुव्यवस्थित संगठन बनेगा और वही समुच्चय कहलाएगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब आगे हम डिस्कस करने वाले हैं जो आपका जैसे कि नेचुरल नंबर होता है, बिलोंग्स टू, यहाँ तो ये बिलोंग्स टू समझ में आया। अब आगे कुछ आपको मिलेगा कि सेट ए जो है वो बिलोंग करता है एन से, ऐसे आपको आपके बुक में देखने को मिलता है कि सेट ए जो है वो बिलोंग करता है एन से, या इसमें और टाइप भी होते हैं, तो उसको हम यहाँ पे आगे पढ़ने वाले हैं। तो अभी तक आपने समझा कि जो बताया कन्फ्यूजन जो थी बच्चों को होती है, कहाँ पे कौन सी कन्फ्यूजन होती है, वो सारा हमने यहाँ पे डाउट क्लियर करवा दिया। अब जो नोटेशन आता है कि कौन कौन सा अपने में ही वेल डिफाइंड होता है, क्योंकि कुछ मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में भी एक वेल डिफाइंड एक सीरीज बना रखी है, तो उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो हमेशा आपको याद रहनी चाहिए। क्योंकि आप गणित अगर पढ़ रहे हो, अगर आपका इंटरेस्ट है मैथ पढ़ने में, तो आपको ज़रूर से ज़रूर याद रहनी चाहिए और याद भी होनी चाहिए। और यही तो मैं लिखना मेरा काम है भाई, आपको याद पहले से होंगी। तो यहाँ पे बात करें नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर पहले से आपको पता है, नेचुरल नंबर पहले से पता है। तो नेचुरल नंबर को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एन से, स्मॉल एन से नहीं, हमेशा कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल एन दूसरा होता है, वो नंबर दिखाता है, फ्रीक्वेंसी को दिखाता है। तो नेचुरल नंबर्स यहाँ पे बात करें तो नेचुरल नंबर्स की हिंदी होती है प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर्स यानी जो बच्चा अगर कोई न्यूबॉर्न नवजात शिशु है तो उसको गिनती सिखाना जहाँ से स्टार्ट करते हैं, वो गिनती जहाँ से स्टार्ट होती है उसे ही हम कहते हैं प्राकृतिक संख्या, जो प्रकृति में समाहित होती है। यानी बच्चा जिसको एक से ही काउंट करना चालू करेगा, वो जीरो से कोई नहीं गिनती शुरू करता कि 0 1 2 3, वो एक से ही गिनना चालू करता है, तो उसे हम कहते हैं प्राकृतिक संख्या। यहाँ पे हमने लिख दिया प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या आपका यहाँ पे हो गया, ये आपका समुच्चय होता है, वेल डिफाइंड समुच्चय होता है ये। आप क्योंकि इससे पहले पढ़े होंगे, 10th में भी नेचुरल नंबर आते हैं, लेकिन वहाँ पे समुच्चय नहीं था, तो आपने पहले ही पढ़े होंगे कि प्राकृतिक संख्या होती क्या है, ये तो पता होगा। लेकिन ये एक वेल डिफाइंड होता है, ये समुच्चय की श्रेणी में आता है। तो अगर हम बात करें 1 2 3 यहाँ पे 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक आपके नंबर यहाँ पे आते हैं। इनफाइनाइट तक मतलब गिना नहीं जा सकता है, आगे तक जितने मर्जी उतना लेके जाओ। इनमें कॉमन डिफरेंस हमेशा एक देखने को मिलेगा आपको, इसे ही नेचुरल नंबर कहते हैं कि जो प्रकृति में समाहित हो और जो दुनिया यूज करती हो वो प्राकृतिक संख्या हो गया। और जिनके बीच का डिफरेंस जो होता है, हर जस्ट 2 नंबर के बीच का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा कॉमन मिलेगा आपको। कॉमन मतलब एक ही मिलेगा, कॉमन नहीं मिलेगा, एक मिलेगा हमेशा, उसे कहते हैं प्राकृतिक संख्या। तो ये आपका सेट होता है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ये आपका समुच्चय होता है। उसके बाद अगर दूसरा आता है होल नंबर, जिसे हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। तो होल नंबर क्या होता है, तो उसी प्राकृतिक संख्या में जब आर्यभट्ट ने 0 का आविष्कार किया, उसके बाद ये होल नंबर का इन्वेंशन हो गया, आविष्कार हो गया। 0 को उसमें इंक्लूड कर दिया गया कि 0 से गिनती अब शुरू होगी। तो कुल मिला के गिनती कितनी होती है, टोटल 9 होती है। इन्हीं से मिलके सारी गिनतियाँ बनती हैं। तो जब उन्होंने 0 को इंक्लूड किया तो नेचुरल नंबर में ही, और इससे ये ज्ञात होता है कि जो पूर्ण संख्या है इससे पहले जो है नेचुरल नंबर का आविष्कार हुआ था। जस्ट इसके बाद जब 0 का आविष्कार हुआ तब होल नंबर निकल के आया था, पूर्ण संख्या जिसे हम कहते हैं। तो जब 0 का इन्वेंशन हुआ तो 0 को हमने नेचुरल नंबर में ऐड करा दिया, तो उसको हमने बता दिया कि पूर्ण संख्या हो गई। अब ये पूरी आपकी संख्या गिनी जाएगी। तो होल नंबर्स में कौन कौन सी संख्याएं आएंगी, अगर होल नंबर्स की बात करें यहाँ पे, तो होल नंबर यहाँ पे पूर्ण संख्या, आपका यहाँ पे ये पूर्ण संख्या हो गया। अब इसमें बात की जाए तो 0 को ऐड कर दिया जाएगा, 0 प्लस नेचुरल नंबर्स, 0 प्लस नेचुरल नंबर्स में हम इसको ऐड कर देंगे। आपका ये क्या हो जाएगा, ये भी एक सेट बन जाता है, ये भी एक सेट का काम करता है। तो 0 प्लस नेचुरल नंबर सबको ऐड कर देंगे तो ये आपका एक सेट का काम करेगा। तो इसको हम कह देते हैं होल नंबर। अब आती है, इसका नोटेशन हमेशा W से होता है, इसका N से होता है। कहीं भी लिखा मिले कैपिटल N कैपिटल W, अगर गणित की भाषा में, तो वो हमेशा होल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, होल नंबर को दिखाएगा। और कैपिटल N जो है वो नेचुरल नंबर को दिखाएगा। अब आगे बात करें, ये हो गया नेचुरल नंबर, ये हो गया होल नंबर। आगे बात करें इंटीजर की, तो इंटीजर क्या होता है, तो इंटीजर का मतलब होता है पूर्णांक। पूर्णांक, और इसकी जो इंग्लिश होती है वो इंटीजर होती है। अब इंटीजर पूर्णांक, अगर पूर्णांक का हम संधि विच्छेद करें, हिंदी में आप पढ़ते होंगे, तो पूर्णांक का संधि विच्छेद करें तो होता है पूर्ण धन अंक। पूर्ण धन अंक ये आता है आपका
तो पूर्ण मतलब पूरा पूरा अंक होना चाहिए, और अंक मतलब वही जो संख्या, तो इसमें जो आएगा पूरे पूरे नंबर आएंगे। अभी तक आपने नेचुरल नंबर पढ़ा और होल नंबर पढ़ा, तो इसमें पूर्ण पूर्ण नंबर तो आए, लेकिन प्लस और माइनस का कहीं जिक्र नहीं हुआ है। तो ये भी है कि माइनस में अगर चले जाओगे तो वो नेचुरल नंबर नहीं होगा। जो बच्चे स्टार्ट करते हैं तो प्लस से ही स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 हमेशा वो प्लस में पढ़ते हैं। तो नेचुरल और होल नंबर तो हमेशा धनात्मक होंगी, ये कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती हैं। तो यहाँ से ये बात आपको समझ में आई। अब यहाँ पे पूर्ण अंक का क्या मतलब हो गया, जब पूरे पूरे अंक मिल जाते हैं तो उसे हम पूर्णांक कहते हैं। और पूर्णांक को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें नंबर लाइन बनाना पड़ता है, और नंबर लाइन के बीचों बीच में होता है आपका 0, और इससे दाहिनी तरफ जाएंगे तो हमारा धनात्मक संख्याएं बढ़ती जाती हैं, और उसके बाईं तरफ आएंगे तो निगेटिव यानी ऋणात्मक संख्याएं आपकी बढ़ती जाती हैं। इधर सारा का सारा पॉजिटिव, इधर सारा का सारा निगेटिव, बीच में आपका रहता है 0 जो कि न्यूट्रल रहता है। तो यहाँ पे +1 और प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4 प्लस का 5, इधर आएंगे तो -1 -2 -3 -4 -5 -6। कहने का मतलब यहाँ पे आपका हो गया। तो इधर अगर इंटीजर का देखेंगे तो आपका मिडल में 0 रहता है, उसके दाहिने साइड बढ़ेंगे तो हमें धनात्मक नंबर्स मिलेंगे, पॉजिटिव नंबर मिलेंगे जिन्हें हम पॉजिटिव इंटीजर कहेंगे, और बाईं साइड बढ़ेंगे तो हमें ऋणात्मक नंबर्स मिलेंगे जिनको हम कहेंगे निगेटिव इंटीजर्स। अब इंटीजर्स वही पूरा पूरा अंक। अब आपको यहाँ पे अंक तो पूरा पूरा दिखाई दे रहा है, तो पूरे पूरे का अंक कहने का मतलब वो ना बटे में हो ना दशमलव में हो, पूरा पूरा अंक यहाँ पे होना चाहिए। अब वो यहाँ पे नेगेटिव हो गया वो चल सकता है, इधर धनात्मक हो गया वो चलेगा, लेकिन अंक आपका पूरा पूरा होना चाहिए। तो अगर इंटीजर की बात करें तो पूरी सीरीज इधर इधर चलते चले जाएंगे तो -इनफाइनाइट तक पहुंच जाएंगे, और अगर इधर हम चलते चले जाएंगे तो इधर पहुंच जाएंगे प्लस के इनफाइनाइट तक हम पहुंच जाएंगे। यहाँ पे डॉट 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 आगे लगा देना, इधर बढ़ते जाएंगे तो प्लस इनफाइनाइट तक, इधर चले जाएंगे तो -इनफाइनाइट तक पहुंच जाएंगे। तो कहने का मतलब -इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट के जो बीच का नंबर होता है उसे क्या कहा जाता है। अभी देखो यहाँ पे ये आपका कोई नहीं बताएगा इसको, यहाँ पे देखो ये ब्रैकेट कभी भी मत लगाना, नहीं ये चल सकता है, ये ब्रैकेट कभी मत लगाना। ये ब्रैकेट आप देखे होगे, आप अगर ने वो क्या 11th अभी आपका चल रहा है, आगे पढ़ोगे तो ये ब्रैकेट आप देखोगे, अगर इसके सामने ये इनफाइनाइट है और ये इसे कहते हैं क्लोज्ड ब्रैकेट। ब्रैकेट में 3 टाइप के होते हैं, बंद हो गया, मझला हो गया और खुला ब्रैकेट हो गया। तो ये होता है बंद ब्रैकेट। अब जब इनफाइनाइट हमें पता ही नहीं है कि इनफाइनाइट कहाँ तक है तो हम उसे बंद नहीं कर सकते हैं। तो ये ब्रैकेट कभी भी इसके बगल आसपास अगर लगा देखना, तो ऑप्शनल बहुविकल्पी के लिए बता रहा हूँ कि अगर ये इसके बगल में लगा हुआ है तो वो ऑप्शन हमेशा गलत ही माना जाएगा, क्योंकि जिसके बारे में पता नहीं तो उसको हम बंद नहीं कर सकते हैं। सागर का हम कभी सागर पे बांध नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि पानी इसमें अथाह है भाई, वो हर बांध को तोड़ देगा। उसी टाइप से यहाँ पे हम नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इनफाइनाइट पता ही नहीं है, तो हम बंद कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे मझला ब्रैकेट लग जाएगा और ये भी एक तरीके से सेट आपका बन जाएगा। तो ये नेचुरल नंबर, होल नंबर हो गया, इंटीजर्स हो गया। अब आगे और बात करें तो आगे क्या आता है आपका, नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, इंटीजर हो गया, और अब आएगा आपका रियल नंबर। हाँ, रियल नंबर आता है जिसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और रियल नंबर्स के अंतर्गत कौन कौन से नंबर आते हैं, तो जैसे नाम है स्पष्ट, नाम से स्पष्ट है, रियल मतलब हो गया वास्तविक। वास्तविक और रियल नंबर्स का मतलब वास्तविक संख्याएं, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं वास्तविक, वास्तविक आपका संख्याएं। तो अब बात करूँ इसको समझाने की, तो वास्तविक संख्याएं कि दुनिया में आप कोई भी नंबर्स पढ़ो, दुनिया में कोई भी नंबर आप पढ़ते हो वास्तविक हैं। तो आप चाहे प्लस का पढ़ो, माइनस का पढ़ो, जैसे उधार बाड़ी में होता नहीं कि तुम्हारा मेरे ऊपर उधार है, या किसी का जो हो जाता है तो उधार माइनस में चलता है। और कोई बटे वाला नंबर हो गया, दशमलव वाले नंबर हो गए, तो सारे के सारे क्या होते हैं, रियल नंबर के अंतर्गत आते हैं। नाम से स्पष्ट है, रियल जो वास्तव में है उसकी बातें यहाँ पे की जाएंगी। तो वास्तव में सारे नंबर एग्जिस्ट करते हैं। इनफाइनाइट जब हमने पढ़ लिया, इनफाइनाइट के बारे में पढ़ लिया, जिसको पता भी नहीं है उसका पढ़ रहे हैं, तो वास्तविक नहीं पढ़ पाएंगे हम। तो इस वजह से यहाँ पे जो वास्तविक नंबर्स में आते हैं तो सारे नंबर आ जाते हैं, वो सारे नंबर आ जाते हैं। वो इंक्लूड कर लो आप नेचुरल नंबर को, होल नंबर को, इंटीजर्स को, सबको इंक्लूड कर लेते हो, तो सारा का सारा क्या कहलाता है, वो रियल नंबर कहलाता है। यहाँ पे लिख दो ऑल नंबर्स आर रियल नंबर्स, यानी जो सभी नंबर्स होते हैं वो रियल नंबर होते हैं। सारे के सारे नंबर क्या हो जाएंगे, सारे सारे जो नंबर होते हैं वो रियल नंबर हो जाएंगे।
इसके अंदर आप 1/2 ले लो, 1/3 ले लो, 2/5 ले लो, 1.1 ले लो, 0.5 ले लो, 1 दशमलव कुछ भी ले लो आप, दशमलव से लेकर माइनस वाली संख्याएं, प्लस वाली संख्याएं, सबका जो मतलब समाहित रूप होता है वो रियल नंबर्स होता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। और कंप्लीट हो गया तो एक सवाल हम लगवा देते हैं समुच्चय की बिहाफ पे आपका, जिस पे आप समुच्चय ये क्वेश्चन देख लो, क्योंकि कल से एक्सरसाइज चालू कर देंगे हम। आपका इतना हो गया, हाँ अभी नहीं हुआ है, अभी बात कर लेंगे हम इसको हटाने के बाद टाइप के बारे में जल्दी जल्दी, नहीं तो अगर नहीं हो पाएगा तो कल की वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे। अब जो अभी आप बोर्ड पे लिखा था उसको हमने इरेज कर दिया। अब उतना आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आएगा वीडियो को पॉज करके या बैक करके देख लेना दोबारा से। अब हम बात करने वाले हैं टाइप कितने होते हैं, सेट के टाइप के बारे में भी देख लेते हैं कि भाई इसका प्रकार भी होता है कुछ, तो उसको भी यहाँ पे देखेंगे। तो होता है प्रकार इसका, तो पहले मैं ओरली बता देता हूँ, मौखिक रूप पे बता देता हूँ। तो पहला जो टाइप होता है वो आता है नल सेट। नल मतलब रिक्त समुच्चय आता है। अब रिक्त समुच्चय करली ब्रैकेट के अंदर ये क्या होता है, इसको बोर्ड पे देखिए, मैं लिखने जा रहा हूँ। तो रिक्त समुच्चय होता है आपका पहला टाइप, नहीं कि सीरियल वाइज है, कुछ भी आ सकता है, पहले ये आएगा, पहले वो आएगा, कुछ भी आ सकता है। यहाँ बात करें रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय के बारे में अगर बात करें, इसे हम कहते हैं नल, इंग्लिश में कहते हैं नल सेट। अब नल सेट मतलब रिक्त मतलब अगर कर्ली ब्रैकेट के अंदर कुछ भी ना हो तो उसे क्या कहते हैं, तो यहाँ पे उसे कौन समझे, मतलब यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। कोई हमने सेट ले लिया, प्रीवियस पढ़ा हमने तो उसमें कुछ एलिमेंट थे ABC, यहाँ पे हमने प्रीवियस पढ़ा तो इसमें कुछ एलिमेंट दिए हुए थे, वो ABCD हो कुछ भी हो थे उसमें। अब यहाँ पे नल सेट में क्या होगा, वो खाली होगा। खाली मतलब उसको हमें रिप्रेजेंट करना पड़ेगा फाई से। इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम रिक्त समुच्चय। ये आपका क्या कहला जाएगा, रिक्त समुच्चय। या फाई से ना डिनोट करो आप तो इसे, हाँ ये हो गया। अगर कोई कंफ्यूजन होगी उसे मैं अभी ठीक कर दूंगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, रिक्त समुच्चय आपका हो गया नल सेट। तो नल सेट फाई से हमेशा रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब ये पहला हो गया टाइप, इसके बारे में अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन है मुझे, अभी बता दूंगा अगर थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन होगी। तो आगे देख लेते हैं सेकंड वाला। पहला हो गया रिक्त समुच्चय नल सेट। अब दूसरा होता है इक्वल सेट होता है। इक्वल सेट मतलब जो समान समुच्चय होते हैं उसको यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। इक्वल सेट, समान समुच्चय। समान समुच्चय यानी कि इसमें ऐसे दो सेट होंगे जिनमें अगर क्या समान हो तो हम समान समुच्चय उन्हें कह देंगे। तो यहाँ पे वो देखिए, अब यहाँ पे समान समुच्चय, तो समान कब दिखाएंगे, जब कोई दो चीजें होंगी तभी समान दिखाया जा सकता है। एक में तो हम पॉसिबिलिटी बता नहीं सकते कि ये मार्कर जो है दूसरे के जब एक ये मार्कर की समानता हम दूसरे से कर पाएंगे ना, तो दूसरा होगा तब कर पाएंगे। अब इसकी समानता तब तक नहीं बता पाएंगे जब तक कोई दूसरा ना होगा। जैसे यहाँ पे समान अगर समुच्चय पढ़ना है हमें तो उसको भी तभी बता पाएंगे जब कोई दूसरा सेट इसके साथ में दिया हो। तो यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, पहला आपका समुच्चय है A, कोई भी मान लेते हैं। हमने इसमें मान लिया 1 और 2 और 3, ये आपके एलिमेंट दिए हुए हैं 1 2 3। दूसरा हमने समुच्चय ले लिया B, B में भी क्या 1 2 3 ले लिए। तो इस प्रकार के जो समुच्चय होते हैं वो बराबर होते हैं, समान समुच्चय कहे जाते हैं। समान समुच्चय यानी इसमें जो एलिमेंट की संख्या है वही इसमें भी है। अब ये समान समुच्चय कहलाएगा। इसमें 3 तरीके का होता है नोटेशन दिखाने का कि समान है कि असमान है। तो अगर यहाँ पे ये 1 2 3 है, अगर दूसरे ब्रैकेट में वो 1 2 3 का क्रम नहीं भी है, यानी उल्टा लिख दिया गया है 3 2 1 या 2 3 1 लिख दिया गया है, उल्टा सीधा करके लिख दिया गया है, तब भी वो समान ही कहे जाएंगे। ये भी हो गया, आपको क्लियर हो गया। तो यहाँ से अगर ये लिखा हुआ है 1 2 3 और यहाँ पे अगर लिख दिया हमने 3 2 और 1, तब भी क्या कहे जाएंगे, तब भी वो समान समुच्चय कहे जाएंगे। ये हो गया। अब आगे अगर क्या यहाँ पे अगर ये दो मतलब बार बार लिख दिया गया है, 2 बार लिख दिया गया है, एक बार यहाँ पे लिख दिया गया है 1 2 3 और दूसरा सा अगर समुच्चय है 1 2 3, फिर इसको एक बार दोहरा कर लिख दिया गया है यहाँ पे, तब भी ये किस में आएगा, समान समुच्चय में आएगा, इक्वल सेट में आएगा। इतना बात समझ में आई। इसमें तीन कंडीशन है। एक तो है कि समान कब होगा, जब दोनों सेट में दिए गए एलिमेंट आपके बराबर हो तब समान होगा। अगर दोनों सेट में दिए गए एलिमेंट अगर बराबर हो लेकिन उनका जो क्रम है, ऑर्डर है, वो अलग अलग दिया गया हो, आगे पीछे करके लिख दिया गया हो,
तब भी उसे बराबर कहा जाएगा। और तीसरा कब हो जाएगा, अगर एक सेट में जो एलिमेंट हैं उनकी संख्या 3 ही है या 4 हो सकती है, और अगर अदर कोई सेट है उसमें एलिमेंट दिए गए हैं और उसी को रिपीट कर दिया गया है आगे, यानी इसको 2 बार हमने लिख दिया, एक बार लिखा 1 2 3, उसको रिपीट करके एक बार और लिख दिया गया, दोबारा से 1 2 3, तब ये क्या कहे जाएंगे, समान समुच्चय ही कहे जाएंगे। अब ये दूसरा टाइप था, इतना हो गया, इधर आ रहा है जो। अब तीसरा हम बात कर लेते हैं तीसरे की। तीसरा होता है समतुल्य समुच्चय, इसको हमने अलग कर दिया। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं समतुल्य समुच्चय की। समतुल्य, और यहाँ पे इसे कहते हैं इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट सेट। अब यहाँ पे और यहाँ पे अंतर क्या है, देखो इक्वल यहाँ से भी कुछ इसका भाव निकल रहा है, अर्थ निकल रहा है समान का, और यहाँ से भी इसका कुछ भाव निकल रहा है समान का, इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे इसमें जो विभिन्नता है वो क्या है, डिफरेंस, मतलब डिफरेंस क्या है इसमें। तो यहाँ पे समान समुच्चय कहने का मतलब आपका जो एलिमेंट है वो जो है वही रहने चाहिए, वो क्रम बदल सकता है, उल्टा सीधा लिखा जा सकता है, लेकिन उनका जो नंबर है वो वही रहने वाले हैं। ये सेट ए में हमने ले लिया 1 2 3, तो सेट बी में भी हमने 1 2 3 ही लिया और उसका क्रम चेंज किया, तभी 3 2 1 कर दिया, लेकिन उसमें जो नंबर थे उसको नहीं चेंज किया हमने, 1 2 3 के बजाय कुछ दूसरा हमने वहाँ पे नहीं लिखा। इतना समझ में आई बात। यहाँ पे 1 2 3 था, यहाँ पर भी 1 2 3 था, तो नंबर जो थे हमारे, फिलहाल कहने का मतलब वो हमेशा बराबर ही रहे हैं, हमने कुछ भी कर दिया हो, यहाँ पे हमने बदल के लिख दिया तब भी कुछ भी फर्क पड़ा नहीं और नंबर आपके सेम थे। यहाँ पे क्या रहने वाला है, तो इक्विवेलेंट पहले समझ लो। तो इक्वल मतलब होता है समान और इक्विवेलेंट मतलब होता है समतुल्य। समतुल्य मतलब कि अगर तुलना करने पे, दो चीज़ों की तुलना करने पे अगर समानता आ रही है, कि दो चीज़ों की तुलना मतलब कि ये मार्कर आपका काला है, अगर हमारे पास कोई नीला मार्कर होता तो हम तुलना करते किस व्याप पे, कि इनकी लंबाई उनकी लंबाई बराबर है, तो तुलना के व्याप पे तो बराबर हैं, तो कहा जाता है ये समतुल्य हैं, लेकिन समान नहीं है। समान कब कहा जाता है, जब उनका कलर और इनका कलर हमेशा बराबर होता, उनका साइज इनका साइज बराबर होता, इनकी जो कंपनी है उनकी कंपनी सेम होती, तब हम कहते हैं ये इक्वल हैं। समतुल्य कहने का मतलब कोई एक चीज़ मिल जाए कॉमन, बस हम समतुल्य कह देंगे कि ये मार्कर का ब्लैक है, दूसरा आपका यहाँ पे रखा हुआ है दूसरा मार्कर, ये मार्कर और ये मार्कर, इसकी हाइट अगर देखी जाएगी तो दोनों की हाइट बराबर है, तो हाइट के बिहाफ पे हम कह देंगे ये दोनों मार्कर एक दूसरे के समतुल्य हैं। समतुल्य हैं लेकिन समान नहीं है, ये हमेशा आपको ध्यान में रखना है। तो वही यहाँ पे करना है। यहाँ पे हमने एक सेट ले लिया ए सेट को हमने लिखा 1 2 3, एक दूसरा सेट ले लिया हमने, इसमें हमने एलिमेंट रख दिया 4 और 5 और 6। अब यहाँ पे आपको समझ में आया होगा, जैसे मार्कर समझाया मैंने, यहाँ पे क्या मैंने जो एलिमेंट था उसको दोनों सेट में चेंज किया था, दोनों सेट में मैंने चेंज नहीं किया था, जो एलिमेंट इसमें रखे वो वही उसमें रखे थे, तब ये उस व्याप पे समान था कि इसमें भी 3 एलिमेंट, इसमें भी 3 एलिमेंट, इसमें जो एलिमेंट थे वही इसमें भी हैं, और हाँ उसमें उस क्रम बदल गया, उससे नहीं कोई फर्क पड़ता, 3 इसमें है 3 इसमें है, उसमें सेम है, तो इस वजह से ये समान कह दिया गया। यहाँ पर भी इसमें 3 एलिमेंट हैं, इसमें 3 एलिमेंट हैं, लेकिन क्या समानता दिखाई पड़ रही है आपको, समान नहीं है, वो अलग अलग हो गए, तो बस इसी को कहा जाता है समतुल्य। तुलना की हमने, लेकिन तुलना किसमें की, कि नंबर ऑफ एलिमेंट में तुलना कर दी, कि नंबर ऑफ एलिमेंट हमेशा समान है, तो उसके व्याप पे समतुल्य कह दिया जाएगा, इसको समान नहीं कहा जाएगा। और एक बात बता दूं कि हमेशा जो होता है, अगर कोई सेट जो है समान है, कोई इक्वल समुच्चय है, अगर कोई इक्वल सेट है, तो वो हमेशा इक्विवेलेंट होगा। यहाँ पर आ रहा है, दिखाई पड़ रहा है, इधर नीचे लिख दे, यहाँ पे ऑलवेज, ये ऑलवेज फॉलो करता है कि वो इक्वल सेट ऑलवेज क्या होते हैं, इक्विवेलेंट होते हैं, ये हमेशा इक्विवेलेंट होगा। पूछा जाता है भाई, रिलेशन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कंफ्यूजन बहुत क्रिएट होती है यहाँ पे, कि ऐसा बताओ कि वो तो कोई आपका अगर समान समुच्चय है, कोई अगर बात कर ली जाए कोई समान समुच्चय है, तो वो क्या समतुल्य होगा। यहाँ पे कंफ्यूजन वही होगी, जब आप डिटेल में नहीं पढ़े रहोगे तो नहीं कर पाओगे, अब डिटेल में अगर पढ़े हो तभी कर पाओगे। तो सब अगर बात करें समान समुच्चय की, तो वो हमेशा समतुल्य होगा, वो किस व्याप पे, क्योंकि इसमें सभी तो इक्वल हैं, हर चीज़ तो इक्वल है, और समतुल्य में क्या, हमें एक चीज़ इक्वल मिल जाए बस, और समान में सब चीज़ इक्वल मिल रही है, तो समतुल्य में तो वो होगा ही होगा, कोई ना कोई एक चीज़ मिल जाएगी, तो इस वजह से ये समतुल्य होता है कि इक्वल सेट जो होता है वो हमेशा हमेशा का हमेशा समतुल्य होता है, जबकि इसका उल्टा जो है वो कभी कभार होता है, हमेशा नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर समतुल्य हमने ये ले लिया
तो समतुल्य तो है, लेकिन क्या समान है? समान नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पे कहा जाता है कि इक्वल सेट, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ इक्वल सेट, ये लिख लेना आप जरूर से जरूर, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है यहाँ पे। एक लीनियर वन, एक नंबर का, 2 नंबर का, कितने भी नंबर का बने, जानना जरूरी भाई। आएगा तो अगर समझ में आया है, आपने सेट पढ़ा, ये नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं पढ़ा, समझ लो। तो इक्वल सेट ऑलवेज इक्विवेलेंट, बट इट्स रेसिप्रोकल नॉट अलाउड। हिंदी इसकी भी बोल दूंगा मैं, लिख देना। तो यहाँ पे कहने का मतलब है जो समान समुच्चय होते हैं, सभी समान समुच्चय आपके समतुल्य समुच्चय होते हैं, जबकि इसका उल्टा जो है वो पॉसिबल नहीं है। कि अगर बात की जाए सभी समतुल्य समुच्चय की, तो वो हमेशा समान नहीं हो सकते हैं। उसको मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपने देखा कि इक्वल सेट ऑलवेज इक्विवेलेंट बट इट्स रेसिप्रोकल नॉट अलाउड। कहने का मतलब है कि जो समान समुच्चय होते हैं वो हमेशा आपका समतुल्य होंगे, बट इसका जो उल्टा है, यानी हमेशा जो समतुल्य अगर समुच्चय कोई दिया है तो वो आपका समान हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये कंडीशन अप्लाई होगी। और जो समान है वो हमेशा समतुल्य होगा, ये आप कंफर्म कर लीजिए, मतलब एक तरीके से इसे रट लीजिए, याद कर लीजिए कि जो समान समुच्चय है वो हमेशा समतुल्य होगा। उसकी कंडीशन मैंने बता दिया किस ग्राफ पे होगा, क्योंकि इसमें सारी कैटेगरी बराबर हो जाती है। समतुल्य में हमें एक को बराबर दिखा देना है बस। तो अगर सब कुछ बराबर है तो एक तो बराबर हो ही जाएगा उसमें। इस वजह से समान समुच्चय हमेशा समतुल्य होते हैं, जबकि समतुल्य समुच्चय जो होता है वो कभी कभी हो सकता है समान हो और कभी कभी ना हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और मिलता हूँ मैं कल के एपिसोड में और कल की वीडियो में। सो आगे मैं कल पढ़ाऊँगा। सो जय हिंद, जय भारत।